हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महेश कुमार बर्णवाल बुक की संपूर्ण जो पर्यावरणीय अध्ययन है उसमें संपूर्ण एमसीक्यू को इंक्लूड करके आज हम पूरे सेशन में इस सभी टॉपिक को समाप्त कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीव को या एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तीसरा ऑप्शन है भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतर क्रियात्मक व्यवस्था जो परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, उपर्युक्त सभी से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून, 25 मई। तो राइट आंसर होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडान और चौथा है नियान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा रेडान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ओजोन परत समताप मंडल में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता होती है 0.03%, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों बता दें कि यह सेशन जो है सीटेट एग्जाम और बीपीएससी टीआरई चाहे 3.0 दें या 4.0 दो, कोई भी आप टीआरई एग्जाम दे रहे हैं तो सभी के लिए जो उसमें ईवीएस आता है 15 से 20 नंबर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। तो आइए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षोभ मंडल होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल लिटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित हैं? तो यह क्षोभ मंडल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? दृश्य प्रकाश के तो लाल रंग में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। पर्यावरण एवं अविभाज्य समष्टि है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। आगे देखते हैं, बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो आ जाते हैं ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में, नीला प्रकाश, सफेद प्रकाश। तो राइट आंसर होगा लाल प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो समूह होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो वनोन्मूलन का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, क्योंकि इसमें वनों का उन्मूलन किया जाता है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 से 700 न्यूटन एनएम होती है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। यूवीए एवं यूवीबी विकिरण यूवीसी से ज्यादा हानिकारक होती है, समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 ऑप्शन नंबर इसमें सत्य हैं। तो 1 और 3 कौन कौन से हैं? तो दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 से 7 एनएम होती है, और तीसरा है समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। दूसरा दिया है यूवी अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी विकिरण अल्ट्रावायलेट सी से ज़्यादा हानिकारक होती है, ये गलत है, अल्ट्रावायलेट सी ज़्यादा हानिकारक होती है इन दोनों से। आगे चलते हैं, अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो भौतिक वातावरण का तत्व है भूमि के रूप, मिट्टियां और खनिज, जबकि तत्व नहीं है बस्तियां, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो व्यवहारिक पर्यावरण यहाँ पे देखेंगे तो सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है।
रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? तो आयन मंडल का उपयोग किया जाता है रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन होता है। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ये जी टांसले ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है। यह कथन इसमें सही नहीं है। पूछा, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, जबकि यह एक बंद तंत्र नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रामसर सम्मेलन संबंधित था आर्द्र भूमि के संरक्षण से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कितनी आर्द्र भूमियां रामसर आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित की गई हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने 25, 26, 27, 28। तो इसके अकॉर्डिंग 27 यहाँ पे सही आंसर होगा। वेटलैंड दिवस यानी कि आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है? तो यह गुजरात में सर्वाधिक है। देखेंगे सबसे भारत की सबसे बड़ी पूछा है तो अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि तो वह गुजरात में अवस्थित है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव, भूलर झील। तो राइट आंसर होगा सभी को यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखेंगे उपर्युक्त सभी को यहाँ रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। आगे देखते हैं, पारिस्थितिक निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो उपर्युक्त सभी यहाँ पे आंसर देखेंगे पोषक पुनर्प्राप्ति के लिए, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। यानी कि उपर्युक्त सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अन्योन्याक्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। डी है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस, यहाँ पे देखेंगे यूकेलिप्टस वृक्ष को वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास का उदाहरण तालाब एवं झील है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी तंत्र डीम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? अर्नेस्ट नीस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। गहन पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग जो है अर्नेस्ट नीस ने किया था। पारिस्थितिकी निषेध आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरी यानी कि महासागर। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक कार्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वनों को काटना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी और आदमी। घास बकरी खाती है और बकरी को आदमी खा जाता है।
एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पूछा गया है प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में, तो चींटी, हिरन, लोमड़ी, बाघ। तो यहाँ पे देखेंगे चींटी और हिरन, चींटी और हिरन यहाँ पे क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो एक उत्पादक है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में धान सहायक नहीं होता है। आगे देखेंगे प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं, हरे पौधे। आगे चलते हैं जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्यस्थ का कार्य करते हैं उत्पादक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे विचार करना है। स्वपोषी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है कि कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, अजैविक घटक जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो यहाँ में युग्मों का सही सुमेलन ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र से में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त करती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाओं, इन सभी से कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त होती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो कौन सा है? राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजेक्टोबैक्टर, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। ऑप्शन नंबर डी। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो शैवाल व प्रवाल समूह की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। आगे देखते हैं। वायु एक प्रकार का क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना दी है चार्ल्स एल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। ऑप्शन नंबर सी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? तो वायु प्रदूषण का कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। आगे देखते हैं पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अपघटक जीव कहलाता है? तो इसमें देखेंगे कवक और जीवाणु जो होते हैं ये अपघटक जीव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को, उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? तालाब में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। निम्नलिखित में उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं मृतोपजीवी, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट आयन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है? तो झूम कृषि यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी झूम कृषि के कारण नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं।
निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो भूटान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो यहाँ पे देखेंगे एनबीए जैव चोरी को रोकता है और तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। अगला देखते हैं, एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 और 3 कथन सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। माइकोराइजा निम्न में से किसके मध्य सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है? तो कवक तथा पौधे के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। अगला 7वां प्रश्न लिखते हैं, लानोस तथा कंपोस्ट घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के बायोम के अंतर्गत आते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे प्रेयरी घास का मैदान, तो प्रेयरी कहाँ पे पाया जाता है? पंपास, वेल्ड, डाउन्स। तो डाउन्स देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, प्रेयरी देखेंगे तो यहाँ पे पंपास देखेंगे अर्जेंटीना में, और उसके बाद वेल्ड जो है अफ्रीका में, और प्रेयरी यहाँ पे देखेंगे उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 2। 4 3 1 2, यहाँ पे देखेंगे 4 3 1 2 किसमें है? 4 3 1 2, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो विषुवत वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जानते हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पतझड़ वन आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? तो बुशमैन जनजाति ऐसी जनजाति है जो पेड़ों पे अपना घर बनाती है। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? यह मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का जंतु है रेंडियर। चैपेरल का वितरण कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम अथवा मानसूनी वन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे असत्य है। निम्नलिखित में से किस बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल शीत मरुस्थल है। पृथ्वी का वह स्तर जहाँ का अस्तित्व विद्यमान है जैव मंडल में, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम के लिए सत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। यहाँ पांडजाल मृदा की प्रधानता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कटिंगा ऑस्ट्रेलिया में, पंपास दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी यूरोप में, चाको अर्जेंटीना में। तो ये नीचे दिए गए तीनों सही हैं, कटिंगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सवाना घास स्थल के लिए असत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त में से कोई भी कथन इसमें असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। तो देखेंगे सवाना बायोम मृदा का विकास कैल्सीकरण के द्वारा होता है। ब्राजील, अफ्रीका, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इन्हें वेनेजुएला तथा कोलंबिया में लानोज, ब्राजील में कंपोज तथा अमेरिका में पार्कलैंड कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सवाना घास स्थल को कहा जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह पहले बढ़ती है और फिर बाद में घटती है। पर्वतों में ऊंचाई की ओर जाते समय निम्न में से कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं? तो ओक वृक्ष देखने को मिलते हैं। दावानल से तात्पर्य है, तो दावानल से जंगलों में लगने वाली आग को दावानल बोला जाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक यानी कि रोडेंट उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। 1 2 और 3 यहाँ पे तीनों सही आंसर होंगे।
निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ऐसी प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जीव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभावित दर्शाती हैं कहलाती है की स्टोन प्रजातियां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, श्वसन मूल पाए जाते हैं, मैंग्रोव पौधों में पाए जाते हैं। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड किस प्रकार के संबंध को प्रदर्शित करता है? तो सहभोजिता को प्रदर्शित करता है। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो अपघटक पोषण स्तर 3 के जीव हैं। निम्नांकित में से स्पर्धा है तो ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया स्पर्धा है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर प्रवाह होता है। निम्न में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? तो ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। आर्किड्स उदाहरण है अधिपादप का। अगला देखते हैं, कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं किसी को कोई हानि नहीं होती है, यह संबंध प्रदर्शित करता है सहोपकारिता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। कवक मूल उदाहरण है तो सहोपकारिता का उदाहरण है कवक मूल। अनुक्रमण में अंतिम समुदाय को कहा जाता है चरम समुदाय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर होगा। निम्नांकित पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में से कहाँ वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? तो शीतोष्ण घास मैदान में अधिकतम है। वह प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के रसायन के श्रवण से अन्य पौधों की वृद्धि, प्रजनन आदि पर प्रभाव पड़ता है कहलाती है तो एलिलोपैथी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अनुकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो अनुक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मृदा निभाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? क्लीमेंट्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, अमरबेल कसकटा अन्य पुष्पीय पौधों के साथ निम्न में से किस प्रकार का संबंध प्रदर्शित करता है? परजीविता का संबंध प्रदर्शित करता है। समुद्री एनीमोन तथा हर्मिट केकड़े के मध्य किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? सहोपकारिता का संबंध पाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं तो वंदना शिवा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। जैव विविधता मापन के गणितीय सूचकांकों में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो अल्फा सूचकांक। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो देखेंगे यहाँ पे भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो कूट देखते हैं यहाँ पे, तो कूट जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। जैव विविधता का अर्थ है, तो जैव विविधता का अर्थ एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्राकृतिक आवास का विनाश। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? वाल्टर जी रोजेन। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 को कौन सा दशक घोषित किया? जैव विविधता दशक। ऑप्शन नंबर बी। जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? तो सूक्ष्म जीव, यहाँ पे वनस्पति, सूक्ष्म जीव, पर्यावरण। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन इसमें शामिल होंगे। तो कोड के आधार पर सही उत्तर उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को कहते हैं जीन पूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? तो लिविंग प्लेनेट सूचकांक जैव विविधता की स्थिति का सूचक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जैव विविधता निर्भर करती है वो जलवायु पर, तापमान पर, आर्द्रता पर, उपर्युक्त सभी पर जैव विविधता निर्भर करती है। अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए।
भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षावन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? एशिया में अधिक है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम निर्धारित भूमि क्षेत्र है 33%, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत है? 21.54% वनों के अंतर्गत है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कितना है? तो मिजोरम में मिलता है वनों में उच्चतम प्रतिशत। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें कुल वन भौगोलिक क्षेत्र 75% से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। गैविलिस घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं? तो गंगा में पाए जाते हैं। और देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें देखेंगे सुमेलित नहीं है? सुनहरे लंगूर संकटग्रस्त, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्तप्राय, हुलाक गिब्बन संकटग्रस्त, एशियाई जंगली कुत्ते संकटग्रस्त। तो मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्तप्राय यह सुमेलित नहीं है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर होगा जामनगर में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। इसमें ऑप्शन नंबर तीनों सही हैं, तो अतः ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से 1, 2, 3 तीनों को ऑप्शन सही हैं। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बलबुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो चमगादड़ है फ्लाइंग फॉक्स। आगे देखेंगे ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, यह क्या है? तो ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव यह स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः समाचारों में क्यों उल्लिखित होता है? तो जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंहपुच्छी वानर मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देखते हैं तो इसमें केवल 1, 2 और 3 सही होंगे। ऑप्शन नंबर जो उसमें दिया था केवल 1, 2 और 3 राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के तप्त स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो आइए देखते हैं जाति बहुतायत यानी कि स्पीसीज रिचनेस, वनस्पतिक घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति वनस्पतिक महत्व, अंश का आशंका बोध। और छठवां है वनस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 5। केवल 1, 3 और 5 आपको ऑप्शन दिखा दे रहे हैं कौन कौन सा। 1 में है जाति बहुतायतता और 3 में है स्थानिकता और 5वें में है आशंका बोध। तो 1, 3, 5 यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तो बंजर भूमि का वनीकरण यह जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। बाकी सभी सड़कों का विस्तार, नगरीकरण और कृषि का विस्तार ये सभी कारण हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल रिजर्व की सूची में शामिल नहीं है? तो कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था वर्ष 2010 में। संगाई हिरन का प्राकृतिक आवास स्थल है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी।
एक सींग वाले गैंडे के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन है, एक सींग वाले गैंडे केवल भारत में पाए जाते हैं। भारत में स्थित काजीरंगा तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान इनका आवास स्थल है। यह IUCN की गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। एक सींग वाले गैंडे इंडोनेशिया, चीन एवं अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। तो कूट देखते हैं इसमें, तो केवल 3 और 4 यहाँ पे राइट आंसर होंगे। केवल 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इरावती डॉल्फिन के संबंध में असत्य है? चिल्का झील इरावती डॉल्फिन के प्राथमिक आवास के रूप में उभरा है। यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम से लेकर इंडोनेशिया के दक्षिणी भाग तक पाई जाती है। यह IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। यह कथन असत्य है। घड़ियाल पाए जाते हैं, तो यह चंबल नदी में पाए जाते हैं। कीटभक्षी पादप निम्न में से किस पोषक पदार्थ की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं? तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो पूर्वी घाट इसमें शामिल नहीं है, जबकि भारत का द्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये तीनों शामिल है। पूर्वी घाट इसमें शामिल नहीं है। हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है, ऑप्शन नंबर डी। कस्तूरी मृग के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। कस्तूरी नर कस्तूरी मृग के पेट के नीचे स्थित प्रीप्यूटियल ग्रंथि से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है। नामदफा उड़न गिलहरी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। पिग्मी हॉग भारत में असम के मानस वन्यजीव अभयारण्य तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मी हॉग विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर है। तो इसमें जो उपर्युक्त सभी कथन दिए गए हैं सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज 5 जून है। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं, अगला प्रश्न लिखते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो दिसंबर 2002 में पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता संस्थान स्थापित किया गया। 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? ऑप्शन है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। दूसरा है, माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया पारिस्थितिकीय सरोकर और कानून पारित करने का वर्ष। वन्य जीव संरक्षण जो है 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वन संरक्षण यहाँ पे देखेंगे, वन संरक्षण 1988 में। और जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को जो मान्यता दी गई 2013 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ए का चला जाएगा 3 और बी का 1, 3, 1 और 2 और 4, यानी कि 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 4। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्व स्थानीय पद्धति के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वनस्पतिक उद्यान शामिल नहीं है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन किया गया था नगोया में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से क्रायो बैंक XC2 वही स्थानीय संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्य प्रयोग होती है? तो नाइट्रोजन सामान्य रूप से प्रयोग होती है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो जीवमंडल रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न लिखते हैं, कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनिक सोडियम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा।
कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? चंबल नदी पर जाना सबसे सही है आपको घड़ियाल देखने के लिए। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेब का उद्देश्य है संरक्षण करना गिद्धों का। ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यों इंग्लैंड में? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी, जो उत्तराखंड में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कर्नाटक में। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हंगुल या कश्मीर टैग से। आगे देखेंगे निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदियां। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गंगा नदी बहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस नदी। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कावेरी नदी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, जो सही मिलान होगा, ऑप्शन नंबर केवल 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस नदी के किनारे है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, केवल 2। तो देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, ये भी सही है। सिमिलीपाल उड़ीसा में है, यह मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिमिलीपाल, यह उड़ीसा में है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कान्हा। तो यहाँ पे देखते हैं पूछा गया है सबसे बाद के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे 2-4 पहले जिम कॉर्बेट, उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद काजीरंगा, फिर साइलेंट वैली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, 2, 4, 3, 1। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे पेरियार में हंगुल नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता के प्रोत्साहन देता है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा सकता है जैसे क्वेश्चन घुमाया है। यहाँ पे आप पकड़ेंगे फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी, भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो नोकरेक जो है वो मेघालय में पाया जाता है। आगे देखेंगे एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। असम में स्थित मानस अभ्यारण्य जाना जाता है बाघों के लिए। आगे देखेंगे हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पे है? तो यह सबसे अधिक संभावना पश्चिमी घाट में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
तो देखेंगे जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई। अगला देखते हैं, भारत जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता में हस्ताक्षर करता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बुक्सा जनजाति बिहार में यही सुमेलित नहीं है। दम्फा मिजोरम में, नामेरी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, ये तीनों सुमेलित हैं, जबकि बुक्सा जनजाति बिहार में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है। आगे देखेंगे, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में अवस्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो बाघ अभ्यारण्य का रख रखाव करने के लिए। यम स्ट्रिप्स राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियम हुआ था या हुए थे? तो यहाँ पे देखते हैं, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का स्तर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो कूट 1 दिया गया है सिर्फ वही यहाँ पे सही होगा। कूट 1 स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत का कौन सा स्थल यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा। अगला प्रश्न लेते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए जाते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य से की गई? केदारनाथ अभ्यारण्य से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, ओरंग टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल में, अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है केवल 1 और 3, केवल 4, केवल 2 और 3, केवल 1, तो इसमें जो सही आंसर होगा केवल 1, यानी कि ओरंग टाइगर रिजर्व यह कहाँ पे है? मिजोरम में है। हाथी मेरे साथी अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हाथी मेरे साथी अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी जोसेफ फोरियर ने। ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है? तो जलवाष्प। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो प्रयुक्त सभी मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हरित गृह गैस नहीं है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे यहाँ पे सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक जीवाश्मिक ईंधन का आधिकारिक प्रज्वलन,
तेज तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोट, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन। तो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक इसमें से 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन और तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोट और अत्यधिक वनोन्मूलन, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? तो 0.03%। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाले गैस जो कि वैश्विक तापक्रम में वृद्धि से संबद्ध है वह मीथेन है। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? ए और बी दोनों से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है मीथेन। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर गए हैं, हिमनद पिघलने लगे, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिम चादर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो 0.7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें राइट आंसर होगा। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक कार्बन उत्सर्जक है? तो ऑप्शन नंबर बी चाइना। निम्नलिखित में से किसे कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर डी कृषि। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? तो UNFCCC सचिवालय के द्वारा यह पहल प्रवर्तित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी, यह सही नहीं है। अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनेप तथा यूनेस्को का संयुक्त प्रयास है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन 2 और 3 राइट आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छे प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके? स्वच्छ विकास युक्ति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है? तो विघटित तेल भंडार। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है तो जैव सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन नंबर ए। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं कार्बन पदचिह्न, ऑप्शन नंबर बी। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और लास्ट ऑप्शन है विश्व बैंक। राइट आंसर होगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो सिंगापुर ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशनों में सम्मिलित नहीं किया गया है? आणविक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वैश्विक तापन में योगदान देती हैं? तो यहाँ पे देखेंगे जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, HFCs। तो ऑप्शन इसमें उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है? तो SF6 की, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो सौर किरणित ऊर्जा, सौर पर्यावरण विकिरण एवं पारिस्थितिकी
तो देखेंगे सौर किरणित ऊर्जा यानी कि सौर विकिरण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण का अवशोषण किया जाता है, तो पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण किया जाता है। ओजोन परत अवस्थित है तो समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग ऊंचाई पर है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की छेड़ता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर। आगे देखते हैं, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र का बनने का संभावित कारण क्या है, तो विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। फ्रिज एवं एसी में कौन सी गैस भरी जाती है, तो फ्रिज एवं एसी में मेफ्रॉन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था, तो GW केंट मूर ने पता लगाया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है, तो ओजोन परत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप बाहर करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ओजोन जैविक जीवन के लिए अति आवश्यक है, कारण है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो इसमें ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है तो डॉप्सन यूनिट में। किगाली समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें, तो भारत ने इस पर वर्ष 1992 में हस्ताक्षर कर दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को इंगित करती हैं, हिम का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है, तो पारा इसमें शामिल नहीं है। जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं वाहित मल। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, तो लाइकेन, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है, तो इसमें होता है पराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसमें उपस्थित होता है धुएं में। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, तो स्मॉग इसमें द्वितीयक प्रदूषक है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से रक्त में घुल जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरोसॉल 1 माइक्रोन से 10 माइक्रो तक सूक्ष्म कण होते हैं, ये ठोस अथवा तरल दोनों अवस्था में हो सकते हैं। ये पृथ्वी के एल्बिडो में कमी करते हैं। फ्लाई ऐश का उत्सर्जन कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से होता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, ये पृथ्वी के एल्बिडो में कमी करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 केवल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडॉन गैस। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं और शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है, तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, तो कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। तो 1 और 3 यानी कि कनाडा और नॉर्वे ये सर्वाधिक अम्लीय वर्षा के कारण प्रभावित होते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, तो आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो यूट्रोफिकेशन संबंधित नहीं है। किसी जल क्षेत्र में बीओटी जैव ऑक्सीजन मांग की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, दामोदर नदी।
निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो 20 डेसिबल। पत्तों की सरसराहट में 20 डेसिबल की आवाज उत्पन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? डेसिबल का उपयोग करते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता पॉलीमर से। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है उष्मीय प्रदूषण का। जैव उपचार से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषैला धातु प्रदूषक है लेड। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा प्रदूषक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रदूषक, एक तरफ होने वाली बीमारी। तो पारा से मिनीमाटा होता है, कैडमियम से इटाई रोग होता है, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जबकि फ्लोराइड आयन से अपच होता है। ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, सही सुमेलित नहीं होगा। आगे देखते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। यहाँ और आगे देखेंगे। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो क्लोरीन को लाया जाता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1974 में लागू किया। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। त्वचा कैंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्वनि प्रदूषण पराबैंगनी प्रकाश, वैश्विक तापन डेसिबल, ओजोन क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो देख लेते हैं। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से, और ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में, और वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ओजोन क्षेत्र सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एल्बिडो के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। किसी सतह पर आपतित सौर विकिरण तथा सतह द्वारा परिवर्तित सौर विकिरण का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1976 में। आगे देखेंगे। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निम्नलिखित चरणों में कौन सा सबसे विवादित है? तो प्रभावों की भविष्यवाणी। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के प्रमुख घटक हैं तो उपयुक्त सभी वायु पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, जलीय पर्यावरण। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अधिसूचना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जारी की गई? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा जारी किया गया। किसी प्रस्तावित परियोजना अथवा क्रियाकलाप के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के अध्ययन को कहते हैं तो पर्यावरण प्रभाव आकलन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। तो सरकार ने क्या आरंभ किया है? इको मार्क। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इको मार्क। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं तो WM एडम्स ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रारंभ किया गया। ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। आगे देखते हैं। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? तो पोषक चक्रण और फसल परागण। आगे देखते हैं। नीले कार्बन के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यह समुद्री घास एवं अंतर्ज्वारीय दलदलों में जमा होने वाली कार्बन है। पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता कहलाती है कार्बन स्पेस। ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन हाउस गैसों की वह मात्रा जो किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था एवं संगठन द्वारा वायुमंडल में निर्मुक्त होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? देखते हैं यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। कार्बन ट्रेडिंग के संदर्भ में
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यूनेप द्वारा इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई। पहला सही है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना है, दूसरा भी सही है। कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं, तीसरा भी। तो यह एक शुल्क है जो हरित गृह गैस के उत्सर्जन पर लगाया जाता है। तो चौथा सही नहीं होगा। तो इसमें जो कूट दिया गया है ऑप्शन केवल 1, 2 और 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। भारत में हरित भवन का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं किया जाता? तो BIS के द्वारा नहीं किया जाता है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में द्वारा प्रस्तुत की गई? तो क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा प्रस्तुत की गई। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP का फार्मूला तैयार करने वाला पहला देश है चीन, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम वर्ष 2007 में अर्थ आवर को किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया था। हरित सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? तो नीरी नागपुर में अवस्थित है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जिनेवा में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। EVA का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। आगे देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है, तो नई दिल्ली में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली की जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो IIT मुंबई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली के जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और यहाँ पे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? तो यह चिपको आंदोलन का नारा था कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है? GD अग्रवाल पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात हैं। निम्न में से कौन चिपको आंदोलन का नेता था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने किसे सासाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे यह सुमेलित नहीं है। अपिको आंदोलन P हेगड़े ने शुरू किया था, इसके नेता माने जाते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता SL बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ के मेधा पाटेकर, जबकि शांत घाटी के बाबा आमटे नहीं माने जाते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? तो बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूनेप के द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित युगों में से युग्मों को की सहायता से सही सुमेलित करें। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैती आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन। तो यहाँ पे ये बताना है कि किस आंदोलन से कौन संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पे चिपको आंदोलन देखते हैं, तो ये चिपको आंदोलन से गौरा देवी संबंधित हैं। और यहाँ पे देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन से बाबा आमटे, मैती आंदोलन से देखेंगे तो कल्याण सिंह रावत, और बिश्नोई आंदोलन संत जाम्बोजी। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 नहीं 3 1 2 4, तो इसमें क्या बनेगा देख लेते हैं। 2 बी का हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी 2 3 1 4। साइलेंट वैली आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, यह कुंती पूजा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के विरोध में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला आंदोलन कौन सा था? तो यह मैती आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह वन संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैती आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। अपिको आंदोलन उत्तर भारत के चिपको आंदोलन की प्रेरणा से दक्षिण भारत में शुरू हुआ। बलियापाल आंदोलन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। जाधव मोलाई पेंग ने असम के रेत युक्त क्षेत्र में अकेले लगभग 1360 एकड़ वन तैयार किया। तो इसमें जो सही आंसर होगा 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी
1, 2 और 4, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं सही है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राजनीतिक लालच के खेल के नाम से जाना जाता है? तो जंगल बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो सलीम अली, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए। आगे देखेंगे, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। फॉल ऑफ अ स्पैरो किसकी आत्मकथा है? तो यह सलीम अली की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किसे व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं इसमें। अपराजिता दत्ता, एम.एस. स्वामीनाथन, प्रमोद पाटिल, सोनम वांगचुक। तो अपराजिता दत्ता और प्रमोद पाटिल को इस अवार्ड से, व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 और 3। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है? यह आंदोलन संत जाम्बोजी द्वारा वनों के संरक्षण हेतु शुरू किया गया था। यह वर्ष 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू किया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा कि यह आंदोलन संत जाम्बाजी द्वारा वनों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह दक्षिण भारतीय वयोवृद्ध महिला कौन है जिन्हें वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यश थिमक्का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो पांडुरंग हेगड़े, जबकि मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, बाबा आमडे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतिगत नेतृत्व श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पुस्तक दिया गया है, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अमरकंटक से अमरकंटक, ये किसने लिखा था? तो अमरकंटक से अमरकंटक ये लिखा था अनिल माधव दवे ने। फॉल ऑफ स्पैरो अभी हमने देखा सलीम अली, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सलीम अली। और देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट्स, तो ये हो जाएगा सी का हो जाएगा सुनीता नारायण। थीम पे पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती, ये हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसमें जो 2, 4 और 3, 1, 2, 4, 3, 1, तो देखते हैं कूट में 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो सौर ऊर्जा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है कोच्चि में। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जट्रोफा। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो मक्का के लिए, मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो गंगा डेल्टा में। आगे देखते हैं, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत है। कोल बेड मीथेन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कोल बेड मीथेन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यह कथन असत्य है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? सौर शक्ति। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे केवल 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखेंगे, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय अबू धाबी में है। 9 जनवरी 2019 को कतर इसका 160वां सदस्य बना है। भारत इरेना का एक सदस्य देश है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 2014 में हुई। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 सही है।
1 और 3 में क्या क्या है देख सकते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय अबू धाबी में है, तो यह पहला कथन सही है। और भारत इरेना का एक सदस्य देश है, यह भी सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे राइट आंसर होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह पूरा सेशन कंप्लीट होता है पर्यावरण समग्र अध्ययन का। यहाँ पे महेश कुमार बर्डवाल पूरा सेशन, पूरा चैप्टर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समाप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।